हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वैशाली एचडी एकेडमी में। दोस्तों, कल हमने ऐतिहासिक कथन, इतिहास के प्रमुख ऐतिहासिक कथनों को पढ़ा था। 50 क्वेश्चन जो हैं वो कल पार्ट 1 में कवर किए थे और 50 क्वेश्चन दोस्तों ऐतिहासिक कथन के आज हम पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। तो यदि आपने अभी पहला वाला पार्ट ना देखा हो तो जाकर अभी ही प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि मेरा साम्राज्य बीमार हो गया है और इसका कोई इलाज नहीं है। वैद्य सिर दर्द को ठीक करता है तो बुखार आ जाता है और बुखार को ठीक करता है तो कोई अन्य बीमारी आ जाती है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? दोस्तों, ये कथन जो एक दिल्ली सल्तनत का रक्त पिपासु पागल दीवालिया एक देखिए बादशाह सुल्तान था, मोहम्मद बिन तुगलक, इनके द्वारा कहा गया था कि यदि मैं एक चीज ठीक कराने जाता हूँ तो दूसरी चीज जो है वो मुझे अपने आप आकर घेर लेती है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हिंदुओं को विश्वास है कि उनके देश जैसा कोई देश नहीं है ना। हमें विश्वास नहीं, हमें यकीन है। उन हिंदुओं को विश्वास है कि उनके देश जैसा कोई देश नहीं, उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं और उनके राजा जैसा कोई राजा नहीं, उनके धर्म जैसा कोई धर्म नहीं और उनके विज्ञान जैसा कोई विज्ञान नहीं। ये कथन दोस्तों, ये अल-बरूनी का कथन है। ये किसका कथन है? तो आप याद रखेंगे, ये अल-बरूनी का कथन है, याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आप सभी को ये जो कथन है दोस्तों, बहुत अच्छा रिस्पांस आप सभी का मिल रहा है और आगे निरंतर ऐसे ही रिस्पांस मिलता रहे, इसकी मैं आशा करती हूँ और इन्हें जरूर ध्यान से पढ़ें। संसार के मालिक का राज्य दिल्ली से पालम तक है। ये कथन किसके विषय में कहा गया है कि संसार के मालिक का राज्य दिल्ली से पालम तक का है? दोस्तों, ये कथन जो है ये नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के संदर्भ में कहा गया है और इन्हीं के शासन काल में तैमूर लंग ने 1398 में दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया था, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट, राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है या नियामती खुदाई होता है? अंततः जो राजा के द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य न्याय संगत होता है। दोस्तों देखिए, जिसने जिल्ले इलाही की पदवी धारण की, उपाधि धारण की, बलबन, जिल्ले इलाही लोह एवं रक्त की नीति के लिए जो जाना गया है ना, वो है दोस्तों कौन? बलबन। याद रखें, राजा के पद का सबसे पहली बार यदि किसी ने अर्धदैवीयकरण किया था तो वो था दोस्तों बलबन, जिसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था और ये इसके द्वारा लोह एवं रक्त की नीति को अपनाया गया था। कल मैंने बताया भी था लोह एवं रक्त की नीति क्या होती है। यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के महंतम मुस्लिम शासकों में लिया जाता। दिल्ली सल्तनत पर साथ ही साथ भारत पर राज करने वाली, शासन करने वाली एक सबसे पहली महिला जो शासिका थी वो थी दोस्तों रजिया। और ये जो कथन है ये एल्फिस्टन महोदय के द्वारा, एल्फिस्टन महोदय ने ही कहा है कि यदि महिला नहीं होती तो इनका जो नाम है वो भारत के महान मुस्लिम शासकों में लिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ हैं। ये आईएमपी, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा कहा गया है, जो कि देखिए मोहम्मद इकबाल की यदि हम बात करें तो भारत के प्रसिद्ध मुस्लिम कवि रहे हैं और सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, ये भी दोस्तों मोहम्मद इकबाल के द्वारा ही लिखा गया है। नेक्स्ट है, हमारी जो प्रणाली है उस स्पंज की तरह कार्य करती है जो गंगा के किनारे से पानी सोखकर टेम्स के किनारे वर्षा करती है। तो ये कथन किसका है दोस्तों? ये देखिए, जितने भी जो आधुनिक भारत के कथन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, जितने भी जो स्टेट पीएससी हैं उनमें भी बहुत जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यदि हम बात करें जॉन सुलीवान, और अब तो एसआई में भी जो है वो कथन आने लगे हैं, जॉन सुलीवान ने ही कहा था। नेक्स्ट, बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया है। जो बिखरे हुए स्वायत्त गांव हैं इनके कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया है, जिससे कि उनके जीवन रक्त का हास्य हो गया है। ये कथन किसने कहा था? ये कथन दोस्तों विलियम वेंटिक ने कहा था। ये देखिए, विलियम वेंटिक तो सती प्रथा हो गया, ठगी प्रथा के उन्मूलन, सती प्रथा के उन्मूलन के लिए जाना जाता है। और दोस्तों ये वर्ष 1828 से लेकर 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल के पद पर रहे थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बात अपने जीवन पर भी लागू होती है, आप और हम पर भी लागू होती है कि शेर की तरह जीना दोस्तों एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना जो है वो अच्छा नहीं है। ये कथन दोस्तों किसके द्वारा? टीपू सुल्तान के द्वारा कहा गया था। टीपू सुल्तान, जिसे मैसूर का शेर कहा जाता है, टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता है? मैसूर का शेर कहा जाता है। हैदर अली के ये क्या थे? बेटे थे। और दोस्तों इन्हें, टीपू सुल्तान को ही दुनिया का पहला मिसाइल मैन कहा जाता है। याद रखें, मिसाइल मैन जो है वो अब्दुल कलाम जी तो याद आती हैं, लेकिन टीपू सुल्तान को भी दुनिया का पहला मिसाइल मैन कहा जाता है। नेक्स्ट है, मैं अंग्रेजों को समुद्र तक खदेड़ सकता हूँ, पर समुद्र को नहीं सुखा सकता। ये किसका था? ये दोस्तों याद रखेंगे, ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का कथन था। और प्लासी के युद्ध के समय, जो प्लासी का युद्ध था, ये दोस्तों वर्ष 1757, 23 जून वर्ष 1757 को हुआ था और सिराजुद्दौला का ही कथन था। ये इसलिए कथन कहा गया था सिराजुद्दौला ने, क्योंकि अंग्रेजों की, देखिए अंग्रेजों की शक्ति का प्रदर्शन करते हुए जो है वो कहा गया था कि अंग्रेजों की जो शक्ति थी, है ना, नौसैनिक शक्ति थी, उसको देखते हुए कहा था कि मैं अंग्रेजों को समुद्र तक खदेड़ सकता हूं, पर समुद्र को नहीं सुखा सकता। नेक्स्ट, कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। ये कथन किसका है? कांग्रेस की आवाज जो है ये जनता की आवाज नहीं है, ये फिरोज शाह मेहता जी का कथन है। याद रखेंगे, फिरोज शाह मेहता। और जब भी फिरोज शाह मेहता जी याद आती हैं तो बॉम्बे क्रॉनिकल याद आता है। दोस्तों एक अखबार जिसका नाम है बॉम्बे क्रॉनिकल, इसके संपादक थे फिरोज शाह मेहता जी और इन्हें नाइट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। ये भारतीय राजनेता थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट, हमें अपने प्रयासों में कोई सफलता नहीं मिलेगी अगर हम साल में एक बार मेंढक की तरह टर्राते हैं। तो बिल्कुल सही बात, ये तो लागू होती है उन लोगों पर जो, देखिए जब एग्जाम आता है तो पढ़ना चालू कर देती हैं और बाकी तरह जो है वो साल भर छुपे रहती हैं, तो ये उनके लिए भी कथन बिल्कुल सूट होता है। तो दोस्तों ये बाल गंगाधर तिलक जी का कथन था। ये उग्रवादी नेता थे और इन्होंने कहा था कि हमें तब तक सफलता नहीं मिलेगी। तो सफलता पाने के लिए दोस्तों धैर्य और साथ ही साथ निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। इस कथन के माध्यम से हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही होती है। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही होती है। ये कथन कौन कह सकता है? दोस्तों ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो आप समझ ही गए होंगे कि भगत सिंह जी के द्वारा जो है ये क्रांतिवीर भगत सिंह जी के द्वारा ही कहा गया था। नेक्स्ट कथन है, समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है। ये कथन किसका था? दोस्तों चित्तरंजन दास जी का कथन था। ये स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, CR दास। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है। ये देखिए, इन्हें प्यार से हम क्या कहते हैं? CR दास जी को देश बंधु के नाम से जाना जाता है, CR दास को। ठीक है, याद रखेंगे। मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ, और समाजवादी की बात कौन करता था? दोस्तों समाजवादी की बात तो जवाहरलाल नेहरू जी करते थे। और आपको याद रखना है कि इनकी एक प्रमुख पुस्तक का नाम, जिसका नाम है कि भारत की खोज। क्या है इनकी बुक का नाम? क्या है? भारत की खोज इनकी बुक का नाम है। नेक्स्ट, भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा। जब तक मैं जीवित हूं तब तक भारत का विभाजन नहीं होने दूंगा। तो ये देखिए, ये लाश वगैरह वाली, आप देखिए जब भी कोई कथन आपसे पूछा जाता है ना, आपको 2 मिनट उसको पढ़ना जरूर है ना, कि ताकि आपको ये दिमाग में ऑप्शन में ये लगता है कि कौन ऐसा कह सकता है। अभी भी 2022 के प्रीलिम्स में 2 कथन पूछे गए, 2021 में भी कथन पूछे गए थे और आगे भी इसी प्रकार से कथन पूछे जाएंगे। तो भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा, मैं जब तक जीवित हूँ भारत का विभाजन नहीं होने दूंगा। गांधी जी ऐसा कह सकते हैं। तो दोस्तों गांधी जी राष्ट्रपिता ने ही ये कथन कहा है। आई होप आप सभी को लेक्चर जो है वो बहुत अच्छा लग रहा होगा और आपको इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। दोस्तों इसके पहले आपने यदि दिव्यास्त्र की और साथ ही साथ एमपी की क्लासेस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं वरन लॉर्ड मिंटो था। ये कथन किसका था? ये कथन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था कि पाकिस्तान का निर्माता जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना
या मोहम्मद इकबाल नहीं, लॉर्ड मिंटो थे। कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे। ये आप याद रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुझे मरने का गम नहीं। बहुत ही अच्छे अच्छे कथन है ये आज के, कि मुझे मरने का गम नहीं, गम तो इस बात का है कि मुझे अपनी कब्र के लिए अपने मुल्क की 2 गज जमीन भी नसीब ना हो सकी। बहादुर शाह जफर, क्योंकि देखिए जब 1857 की क्रांति हुई थी तो बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था। तो इनका जो है ये कथन था, ये आपको याद रखना है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्वकर्ता भी कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। लगभग 82 वर्ष की इनकी उम्र थी, है ना। और इन्हें जो है वो रंगून भेज दिया गया था। तब इन्होंने कहा था कि मुझे 2 गज जमीन भी जो है वो अपनी मुल्क की नसीब नहीं है। नेक्स्ट, यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करने लगे तो मैं ऐसे ईश्वर को भी मान्यता नहीं दूंगा। ये कथन कौन कह सकता है? ये कथन दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, एक उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया है कि यदि अस्पृश्यता को सहने लगे तो मैं ऐसे ईश्वर को भी नहीं मानता हूँ। और सही बात भी है। नेक्स्ट, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी। अब फिर से आप समझ गए होंगे ऐसे डायलॉग कौन, मतलब ऐसे कथन जो है वो कौन दे सकता था और कौन कह सकता था? तो हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले। तो दोस्तों ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया है। और विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनंगा फकीर कहकर संबोधित किया था। और राष्ट्रपिता किसने कहा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने और कब कहा। आज का आपका कमेंट देखिए दोस्तों, आप कमेंट नहीं करते हैं, और कमेंट नहीं करते तो मुझे कैसे पता चलता है कि आपको वीडियो जो है वो आप देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे पहले किसने और कब कहा था। नेक्स्ट है, काफिरों का दयनीय दास बनकर और उनके पेंशन प्राप्त राजाओं एवं नवाबों की सूची में शामिल होने की अपेक्षा एक योद्धा की तरह मर जाना अच्छा है। ये काफिरों का दयनीय दास बनकर और पेंशन प्राप्त करना, है ना, और नवाबों की सूची में शामिल होने की अपेक्षा एक योद्धा की तरह मर जाना अच्छा है। ये कथन दोस्तों टीपू सुल्तान का ही था। ये कथन किसका था? टीपू सुल्तान ने ही जब चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उस समय ये कथन कहा था। ये आप याद रखें, अभी पढ़कर आए थे कि टीपू सुल्तान को हम मैसूर के शेर के नाम से जानते हैं और दुनिया का पहला मिसाइल मैन कहते हैं। नेक्स्ट, किसानों को न सिर्फ विदेशी गुलामों से बल्कि भूस्वामी एवं पूंजीपतियों की गुलामी से भी मुक्त करना होगा। तो किसानों को सिर्फ विदेशी गुलामों से नहीं, मतलब अंग्रेजों से नहीं, बल्कि भारतीय जो पूंजीपति है उनसे भी मुक्त करना होगा। भगत सिंह के द्वारा कहा गया था दोस्तों ये कथन। भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना की थी। एक देखिए आपको याद रखना है नौजवान सभा। और साथ ही साथ यदि हम बात करें तो सैंडर्स हत्या के आरोप में इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था 23 मार्च वर्ष 1931 को। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट है, अगर पाकिस्तान का अर्थ पंजाब में खालिस मुस्लिम राज्य से हो तो ऐसे राज्य से कभी मेरा संबंध नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं? अगर पाकिस्तान का जो अर्थ है वो पंजाब में खालिस मुस्लिम राज्य से है। तो दोस्तों ये सिकंदर हयात खान का क्या है? कथन है। सिकंदर हयात खान ने ये कथन कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सब इस धरती के बेटे हैं, हम सब इस धरती के बेटे हैं और हम सबको साथ रहना है। मेरी बात मानिए, भारत तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक हिंदू मुस्लिम एक नहीं होते। ये कथन मोहम्मद अली जिन्ना का है, मोस्ट आईएमपी। आपको लग रहा होगा कि ये अब्दुल कलाम जी का है, तो नहीं, ये कथन दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना का है और ये बात सही भी है ना। नेक्स्ट, आज हमारे देश को आवश्यकता है कि लोहे के स्नायु एवं इस्पात की नाड़ियों की। तो ये कथन जो है युवाओं के बारे में बात हो रही है और दोस्तों ये स्वामी विवेकानंद जी का क्या है? कथन है, आईएमपी है। चोरी, हत्या, झूठ आदि पाप नहीं व दान, जप, तप, सबसे कोई पुण्य नहीं मिलता, कर्मों का कोई फल नहीं होता। ये कथन किसका है? तो ये दोस्तों ये पूरन, देखिए ये यदि हम बात करें कश्यप ऋषि का कथन है। किसका कथन है? ये एक वैदिक ऋषि है कश्यप, महर्षि कश्यप, और इनकी गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। और ऐसा माना जाता है
कि इनके ही वंशज से सृष्टि के प्रसार जो है उसमें सहायक हुए हैं। सृष्टि का जो प्रसार हुआ है, विस्तार हुआ है, वो इन्हीं के वंशजों से हुआ है। तो चोरी, हत्या, देखिए ये बात भी सही है कि यदि कोई चोरी कर लेता है तो जरूरी नहीं है कि चोरी से बढ़कर भी बहुत सारे पाप होते हैं। और यदि कोई दान दे रहा है, जप कर रहा है, ताप कर रहा है, तो ये भी जरूरी नहीं है कि उससे जो है सब कुछ सही है, उसके अंदर भी अवगुण हो सकते हैं। सही बात है। एक राजनीतिज्ञ के रूप में महात्मा गांधी जी असफल रहे। यह कौन था ऐसा जो डंके की चोट पर गांधी जी को ऐसा बोल गया? राजनीतिज्ञ के रूप में महात्मा गांधी जी असफल रहे। दोस्तों, ये जो है सुभाष चंद्र बोस और विट्ठल भाई दोनों ने मिलकर कहा है कि एक राजनीतिज्ञ के तौर पर गांधी जी जो है वो असफल रहे हैं। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे विट्ठल भाई पटेल, याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत के सभी देशी राज्यों का खात्मा अब कुछ ही समय की बात है। भारत के सभी देशी राज्यों का खात्मा, और देशी राज्यों का खात्मा किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने। विलय का सिद्धांत या विलय की नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये कौन लेकर आया था कि उत्तराधिकार यदि ना होने पर गोद लिए हुए उत्तराधिकार को नहीं स्वीकार किया जाएगा। गोद निषेध या हड़प नीति के तहत जो है उसका साम्राज्य ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाएगा। दोस्तों, ये लॉर्ड डलहौजी की थी नीति। नेक्स्ट, एकीकृत बंगाल की एक शक्ति है तथा विभाजित बंगाल टूटकर बिखर जाएगा। ये याद रखें, हर्बर्ट रिजले का कथन है। एकीकृत बंगाल एक शक्ति है तथा विभाजित बंगाल टूटकर बिखर जाएगा। ये किसने कहा है? तो रिजले ने कहा है, याद रखेंगे। और लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में क्या हुआ था? तो दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, एओ ह्यूम चतुर और सज्जनवत हैं, लेकिन कुछ संकीर्ण लगते हैं। एओ ह्यूम, दोस्तों ये वही व्यक्ति है एओ ह्यूम जिन्होंने क्या किया था? कांग्रेस के संस्थापक है ना, कांग्रेस की स्थापना की थी। लेकिन ये कथन किसका था? लॉर्ड डफरिन का कथन था। जब कांग्रेस के, देखिए याद रखना है, लॉर्ड डफरिन के ही शासनकाल में क्या हुआ था? तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, देशभक्ति ही धर्म है तथा धर्म ही भारत के लिए प्रेम है। देशभक्ति ही धर्म है और धर्म ही भारत के लिए प्रेम है। ये कथन जो है बंकिम चंद्र चटर्जी का कथन है। आप याद रखना है, वंदे मातरम भारत का जो राष्ट्र गीत है, वंदे मातरम के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। और साथ ही साथ दोस्तों, इनकी प्रथम रचना जो है राजमोहन वाइफ और दुर्गेश नंदिनी जो है ये मानी जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लोग जो है वो कल की बात ही भूल जाते हैं और आज जो है, जैसे आज हमने आपने कुछ कहा, लोग जो है वो वर्षों तक याद रखें। तो उसके लिए कुछ ऐसा काम भी करना होगा। जरूरी है ऐसा कुछ काम करना कि लोग आपको आपके कर्मों से, आपकी वाणी से आपको याद रखें। तो ऐसा तो हमें कुछ करना ही होगा। आज हम ऐसे दिग्गज लोगों के जो कथन पढ़ रहे हैं दोस्तों, इन्होंने इतिहास में कुछ किया है, तब जाके आज हम ये पढ़ रहे हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि लोग हमें हमारे कथनों के द्वारा भी याद रखें, हमारी करनी के द्वारा हमें याद रखें। ऐसा हमें प्रयास करना है। नेक्स्ट, मैं एक दिव्य दृष्टा नहीं हूं, मैं एक व्यवहारिक आदर्शवादी होने का दावा करता हूं। ये कथन दोस्तों महात्मा गांधी जी का कथन है। याद रखें, ये किसका कथन है? तो महात्मा गांधी जी का कथन है। नेक्स्ट, यदि मैं किसी गलत कार्य के लिए दोषी रहूंगा, क्वेश्चन नंबर 83 है, यदि मैं किसी गलत कार्य के लिए दोषी रहूंगा तो अपने खिलाफ भी फैसला कर सकता हूँ। तो दोस्तों, ये कथन किसका था? ये अकबर महान का कथन था, है ना, कि मैं किसी गलत कार्य के लिए यदि दोषी भी हूँ तो खुद के लिए भी क्या दे सकता हूँ? सजा दे सकता हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, शिवाजी भारत के अंतिम हिंदू राष्ट्र निर्माता थे। ये कथन किसका है? तो शिवाजी के बारे में कि अंतिम हिंदू राष्ट्र निर्माता थे, ये यदुनाथ सरकार का कथन है। याद रखेंगे, सबसे पहली जो स्वराज्य की जो मांग है वो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज के द्वारा की गई थी। और दोस्तों, शिवाजी ने ही ये कथन कहा, ये शिवाजी के संदर्भ में कहा है कि शिवाजी भारत के अंतिम हिंदू राष्ट्र निर्माता थे, यदुनाथ सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी लुटेरे अथवा अलाउद्दीन या तैमूर लंग का हिंदू संस्करण था। ना गजब का कथन जो है ये कहा है
काफी खान है, लेकिन लुटेरे थे तो ये, लेकिन इनकी तुलना अलाउद्दीन और तैमूर लंग से तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी ये काफी खां के द्वारा ये कथन जो है वो कहा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि कभी महापुरुषों की महत्ता माताओं की प्रेरणा के कारण हुई हो तो शिवाजी के जीवन में जीजाबाई का प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण था। जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी महत्ता या उनकी महानता का कारण यदि उनकी माता की प्रेरणा रही हो, तो शिवाजी की माता कौन थी? जीजाबाई। तो उन पर जीजाबाई का अत्यंत प्रभाव पड़ा। ये गोविंद, देखिए याद रखेंगे, महागोविंद राणा जी का ये क्या था? कथन था। महादेव गोविंद राणा जी दोस्तों ये वही व्यक्ति थे जिन्हें महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से जाना जाता है, और आपको याद आ गया होगा प्रार्थना समाज। नेक्स्ट बात करते हैं, फतेहपुर सीकरी जैसी वास्तुकला की कृति ना होती तो अतीत में हुई और ना ही भविष्य में होगी, है ना। जो फतेहपुर सीकरी दोस्तों ये किसके द्वारा? अकबर के द्वारा बसाया गया था। 1571 में इसकी स्थापना की थी आगरा के पास में यमुना नदी के किनारे। अकबर ने अपनी द्वितीय राजधानी इसे बनाया था, और ये कथन जो है ये स्मिथ महोदय के द्वारा कहा था कि फतेहपुर सीकरी जो है ना वास्तुकला ऐसी है जो ना तो कभी हुई थी और ना ही कभी भविष्य में ऐसी होगी, लेकिन हो गई ताजमहल। नेक्स्ट, मैं अकेला आया था और अकेला ही जा रहा हूँ। ये कोई बताने वाली बात है, लेकिन फिर भी कथन है कि मैं अकेला आया था और अकेला ही जा रहा हूँ। मैंने देश अथवा लोगों का भला नहीं किया तथा भविष्य की कोई आशा नहीं की। ये कथन किसका है? ये कथन दोस्तों औरंगजेब का है। याद रखेंगे, औरंगजेब के शासन काल में ही सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति या हिंदू सैनिक जो थे वो रहा करते थे औरंगजेब, जिसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। चित्रकला पर प्रतिबंध लगा दिया था, वाद्य यंत्रों को जमीन में जो है वो दफना दिया गया था। कौन? औरंगजेब, जिंदा पीर। नेक्स्ट, शाहजहां के राज्य काल में शांति सुरक्षा थी, यात्रा बड़ी सुगमता एवं सुरक्षित हुआ करती थी, चोरी अथवा डाके का कोई भय नहीं था। किसके शासन काल में? शाहजहां के शासन काल में। ये किसने कहा है? तो दोस्तों आप ऐसे भी लगा सकते हैं, जो इसके शासन काल में घूमने आया होगा। तो घूमने कौन आया था? देखिए आपको याद रखना है कि जो टेवरनियर जो थे, टेवरनियर महोदय है, तो टेवरनियर जो आए थे और इनका ही क्या है ये कथन है, शाहजहां के शासन काल में डाकू नहीं हुआ करते थे। नेक्स्ट, अकबर ने इस्लाम की नैतिकता को इतना ऊंचा उठा दिया जितना वह पहले कभी ना था। बहुत ही आईएमपी दोस्तों, अकबर के बारे में ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो हैविल महोदय ने कहा है कि अकबर ने इस्लाम की नैतिकता को इतना ऊंचा उठा दिया जितना वह पहले कभी नहीं था। तो ये बात सही भी है कि देखिए, यदि हम बात करें जैसे तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध, तीर्थ यात्रा कर पर प्रतिबंध लगा दिया है ना, फिर उसके अलावा हरमदल से मुक्ति, जजिया कर पर प्रतिबंध लगा दिया, ऐसे बहुत सारे कार्य किए जो कि हिंदुओं के लिए तो थे ही थे, लेकिन मुसलमानों के प्रति भी जो थे ये कार्य जो है वो अच्छे से किए थे। अकबर महान ने इसकी नीतियां ही कुछ ऐसी थी। अकबर का राजतंत्र राष्ट्रीय राजतंत्र था। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ये आ चुका है, आईएमपी है। तो अकबर का राजतंत्र एक राष्ट्रीय राजतंत्र था। ये के एम पडिक्कर का कथन है। किसका कथन है? के एम पडिक्कर का कथन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, शेर शाह में प्रजा के संरक्षक का जितना अधिक भाव था उतना अकबर के पहले अन्य किसी शासक में नहीं था। तो शेर शाह में प्रजा के संरक्षक का जितना भाव था अकबर के पहले अन्य किसी शासक में नहीं था। तो ये शेरशाह की तारीफ किसने कर दी? तो आपको याद रखना है कि ये जो काइन महोदय है, एर्स्काइन महोदय है, इन्होंने क्या किया है? तो शेरशाह की तारीफ में कहा है। मैंने मुट्ठी भर, देखिए गलती करने के लिए ना किसी वजह की जरूरत नहीं होती। गलतियां ना, अब आप कहेंगे कि वजह की जरूरत नहीं है, ये सीधा सीधा एग्जाम्पल है शेरशाह सूरी। यदि मुझे पूरा मुगल काल बोल दिया जाए और मुगल काल में मुझे यदि कोई सबसे अच्छा व्यक्ति यदि कोई लगता है तो वो लगता है दोस्तों शेर शाह सूरी। और क्यों लगता है? क्योंकि देखिए वो हारा, फिर उसने मेहनत की, फिर बॉडी शॉडी बनाई, फिर पूरी मेहनत के साथ दोस्तों उसने हिमायू को हराया। फिर अंततः जब वो साम्राज्य का विस्तार करने लगा तो यहाँ पर उसने क्या किया कि एक मुट्ठी भर बाजरे, ये शेरशाह का ही कथन है, आप समझ जाएंगे कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली साम्राज्य को लगभग खो ही दिया। क्योंकि दोस्तों ये क्या होता है कि शेरशाह सूरी जब बहुत ज्यादा कार्य करने लगता है और एक छोटा सा, इसका कोई पैतृक संबंध नहीं था,
इसने अपनी मेहनत के दम पे ही ये क्या बना था, द्वितीय अफगानी राज्य की स्थापना की थी दिल्ली में। पहला मैंने कल बताया था कि जो पहला अफगानी शासन दिल्ली पर किया था वो बहलो लोदी के शासन काल में या लोदी वंश की स्थापना के साथ होता है, और दूसरा जो अफगानी वंश है वो शेर शाह सूरी के साथ में होता है। और दोस्तों ये शेर शाह सूरी का ही क्या था, कथन था कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली के साम्राज्य को खो दिया। ये आपको याद रखना है। सुमेल का युद्ध के दौरान इसने ये कथन जो है वो कहा था। नेक्स्ट, हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया। ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चला। ये कथन किसका था दोस्तों, लैनपुल महोदय का ये कथन था कि वह जिंदगी भर जो है वो लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही हुमायूं की मृत्यु हो गई। ये लैनपुल का कथन है। नेक्स्ट, किसका कथन है कि बाबर का पालन पोषण एवं प्रशिक्षण इंग्लैंड में होता तो वह निश्चित तौर पर हेनरी चतुर्थ होता। दोस्तों हेनरी इलियट महोदय ने ही ये क्या कहा है, कथन का है कि यदि बाबर जो है इसका पालन पोषण यदि इंग्लैंड में हुआ होता तो वो क्या होता, तो आपको याद रखना है कि हेनरी चतुर्थ होता, हेनरी इलियट। नेक्स्ट, कृष्णदेवराय। देखिए कृष्णदेवराय महानतम शासक जिनका जो युग है, जिनका जो काल है वो तेलुगु क्लासिकी का क्या कहा जाता है, तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग कहा जाता है। अष्टदिग्गज इनके शासनकाल में तेलुगु साहित्य की अष्टदिग्गज या अष्ट कवि रहा करते थे। और इनका देख लेती है कथन क्या है। कृष्णदेवराय सबसे अधिक विद्वान एवं पूर्ण राजा था। वह ऐसे व्यक्तियों में था जो विदेशियों का सम्मान करता था। वह एक महान एवं न्यायप्रिय शासक था। ये कथन किसका है, तो याद रखेंगे डोमिंगो, देखिए याद रखें डोमिंगो पायस, डोमिंगो पायस का ये क्या है, कथन है। और इन्हीं ये पुर्तगाली यात्री था जो कि कृष्णदेवराय के शासन काल में आया था, जो विदेशियों का भी क्या करता था, सम्मान करता था। ये ऐसा किसने लिखा है, तो डोमिंगो पायस ने लिखा है कृष्णदेवराय के संदर्भ में। नेक्स्ट है अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे बड़ा हीरा है। अलाई दरवाजा याद आ रहा है कुछ अलाई दरवाजे के बारे में। दोस्तों अलाई दरवाजा ये वही अलाई दरवाजा है जो दिल्ली में किसके, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था अलाई दरवाजा का। यदि हम बात करें कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार के पास में ही है अलाई दरवाजा। और इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे बड़ा हीरा है, ये जॉन मार्शल का कथन है। और याद रखेंगे कि यह है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक सल्तनत युग का अकबर। IMP क्वेश्चन आ चुका है ये कि फिरोज शाह तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत का अकबर था। ये किसने कहा है, तो ये दोस्तों हेनरी इलियट, अभी पढ़कर आए थे ना हेनरी इलियट, यदि बाबर इंग्लैंड में पढ़ा होता वाला हेनरी इलियट और जो एल्फिस्टन महोदय हैं इनके द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक, तो इनके द्वारा दीवाने खैरात हो गया, दीवाने बंदगन हो गया, है ना। साथ ही साथ दोस्तों अस्पतालों का निर्माण भी कराया था, रोजगार कार्यालय का निर्माण कराया। फिरोज शाह तुगलक ने ही नहरों का निर्माण कराया था। 24 कष्टप्रद करों को हटाकर 4 कर जो है वो लगाए थे, घरी कर, चराई कर, है ना, जजिया ज़कात आदि। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किसने कहा था कि इस प्रकार राजा अपनी प्रजा से मुक्त हुआ और प्रजा अपने राजा से। तो ये दोस्तों ये बदायूनी ने कहा था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से क्या मिल गई, मुक्ति मिल गई। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि दौलताबाद गुमराह शक्ति का स्मारक चिन्ह था। दौलताबाद आपको याद आ रहा होगा कि जो राजधानी परिवर्तित की थी किसके द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी देवगिरी को बना दिया था और देवगिरी का ही नाम क्या रख दिया था, दौलताबाद रख दिया था। और ये कथन किसका है, लैनपुल का है। दौलताबाद गुमराह शक्ति का एक स्मारक चिन्ह था। इसका दौलताबाद का पहले नाम क्या था, देवगिरी था, जहां पर यादव वंश का क्या था, शासन था। तो दोस्तों ये हमने ऐतिहासिक कथन जो है वो मध्यकाल के एवं आधुनिक भारत के कवर किए। और आगे दोस्तों यदि इसी प्रकार से आप यदि ऐतिहासिक कथन जो है वो पॉलिटी के भी आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आज का आपका वही क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारती।